हाल ही में एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें जाने माने लेखक साहित्यकार मोहनदास मिश्राय जी बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। प्रवज्ञा संस्कार उनका हो रहा है और ये संस्कार हुआ सारनाथ में, बनारस में, धम्मा लर्निंग सेंटर में। और भंते चंदिमा जी ने इसको संपन्न कराया। तो सारनाथ में जो धम्मा लर्निंग सेंटर है उसके अंतर्गत 10 जुलाई से 22 जुलाई तक प्रवज्ञा संस्कार होना है। और एक बड़ा कार्यक्रम है और उसका आयोजन किया है भंते चंद्रिमा जी ने। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वंदनामी आपको वक्त देने के लिए। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सारे दर्शकों को मंगल कामनाएं और सभी लोगों के लिए जो जी। है मैं ज्ञापित करता हूँ। जी। तो सर, अक्सर हमारे पास भी फोन आता है देश के अलग अलग हिस्सों से कि हम तथागत बुद्ध को एडमायर करते हैं और बुद्धिज्म की तरफ जाना चाहते हैं, भगवान बुद्ध की शरण में जाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं बुद्धिज्म से, इस तरीके की। लेकिन हम लोग बता नहीं पाते हैं कि हाँ, अमूमन आदमी कहता है कि ठीक है, आपके आसपास जो सेंटर है जहाँ बुद्ध विहार है वहां जाइए, भंते जी से मिलिए, वही आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। आप कई सालों से आप आयोजन करते रहे हैं। इस साल का कार्यक्रम क्या है और किस तरीके से है और इसके मायने क्या होते हैं, जो प्रवर्ज्य संस्कार होता है उसका? अशोक जी, 2012 से हम लोग सारनाथ में मास जी। ऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हम्म। और 200-300 लोग हर साल ऑर्डिनेट होते हैं। हम्म। इसके पहले जब हम कुशीनगर में रहते थे तो 95 में मेरा ऑर्डिनेशन हुआ था। हम्म। और 95 से लेकर के 2012 तक कुशीनगर में हम सक्रिय रहे हैं। जी। तो बहुत 95 से लगभग 2024 चल रहा है। हम्म। और लगभग इधर 26-27 सालों तक का मेरा अनुभव है। हम्म। और भगवान बुद्ध के समय से परंपरा आ गई थी कि जीवन में एक बार प्रवचित होना है, भले एक हफ्ते के लिए होना है। हम्म। और बहुत देशों में अनिवार्य है, हम्म। जो चाहे बेटी हो या बेटा हो, जीवन में जी। एक बार तो प्रवचित होना पड़ता है। हम्म। बौद्ध धर्म में 10 संस्कार हैं, तो प्रज्ञा संस्कार भी उसमें से एक संस्कार है। जी। और जैसे जैसे बुद्धिज्म बढ़ रहा देश में, हम्म। वैसे वैसे जो बौद्ध संस्कृति है, बौद्ध संस्कार है, लोग अब उसको अपना रहे हैं। और हम्म। हमने देखा भी है, बार बार हम लोगों से कहते भी हैं, किसी को 100 बार भाषण सुनाने से अच्छा एक बार उसे प्रवचित करा दिया जाए। जी। जितना असर 100 बार भाषण सुनने से होता है, उतना उससे हम्म। ज्यादा असर एक बार प्रवचन लेने से हो जाता है। ऐसा क्या और होता है इसमें? क्या प्रवज्जा में प्रोसेस होता है, किस तरीके से आदमी बदलता है? प्रवज्जा में एक तो एक संस्कार ही है, और संस्कारों से संस्कृति बदलती है, जी। संस्कारों से जीवन शैली बदलती है। और हम्म। इन 10 दिनों में एक तो हम्म। जो भिक्षुओं का जीवन है, भिक्षु लोग कैसे रहते हैं, और हम्म। उपासक का जीवन कैसा होता है, तो दोनों चीजें सीखने को मिलती हैं। तो जी। उपासक की दिनचर्या क्या है, भिक्षुओं की दिनचर्या क्या है। तो उपासक जब कोई प्रवज्जा लेता है, प्रवचित होता है, 10-15 साल, 10-15 दिन या एक आध साल रहता है, तो भिक्षुओं और उपासकों का सामंजस्य बहुत अच्छे से मतलब बैठा लेते हैं। भिक्षुओं को वो जानते हैं कि भिक्षु कैसे, उनका दिनचर्या कैसी होती है, वो कितने बजे उठते हैं, कितने बजे भोजन करते हैं, भिक्षु भिक्षु लोगों का विनय क्या होता है, वो सारा का सारा उपासक को पता होता है। इसलिए जब उपासक किसी भिक्षु को अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं, या किसी उपासक को भी किसी भिक्षु के यहाँ जाना होता है, बुद्ध विहारों में जाना होता है, तो उपासक को सब पता है कि हम कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे, वो सब जी। सीख चुके होते हैं। जी। जी। मतलब एक कहीं ना कहीं जो एक उपासक है और भिक्खु है, उनका एक जुड़ाव होता है। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, खासतौर पे उपासक जो संस्कृति है और भिक्खु जीवन है उसको समझते हैं, और फिर आगे जो उनके काम आता है। हाँ, भिक्षु और उपासक एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी। अगर अच्छा भिक्षु नहीं है तो अ, काम नहीं हो सकता है, और अच्छा उपासक तो भी काम नहीं हो सकता है। तो अच्छा भिक्षु अच्छा उपासक दोनों होने चाहिए। और अच्छे भिक्षुओं के बिना अच्छे उपासक नहीं काम कर सकते हैं, और अच्छे उपासकों के बिना भिक्षु नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसलिए प्रवज्जा संस्कार जब होते हैं तो अच्छे उपासक हमें मिलते हैं, और वो 10 दिन ट्रेनिंग में रहते हैं, वो उपासकों का भी जीवन सीखते हैं। जो बौद्धों का डिसिप्लिन है, बौद्धों का दिनचर्या है, शील जी। समाधि प्रज्ञा की जब हम जो बात करते हैं, तो उपासक सीखते हैं। और सीख करके जाने के बाद अगर भिक्षु कहीं न भी है,
तो हम्म। उपासक अपने तरीके से उन संस्कारों को भी संपन्न करा लेते हैं। तो हम्म। हम लोग यहाँ 10 दिन जो है जो संस्कारों को भी सिखाते हैं, हम्म। जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जी। संस्कार हैं। हाँ, मुझे मुझे एक तस्वीर याद आ रही है आप ही की। दिल्ली में जो नेशनल म्यूजियम है वहां पे शायद आप गए थे, और जापान के लोग थे उपासक, और वो तो आपसे जिस तरीके से मिले और वो तस्वीरें आपने साझा की थी, कहीं ना कहीं एक वो प्रवज्जित लोग होंगे, उनको पता है कि हाँ एक भिक्षु का सम्मान कैसे करना है। ये शायद वो तस्वीर मुझे याद आ रही है, ये बताती है। तो सर ये 10 से 22 तारीख तक का कार्यक्रम है क्या? इससे लोग को ये सारनाथ में होना है। अगर किसी को जुड़ना है तो लोग कैसे जुड़ सकते हैं, इसमें कैसे संपर्क कर सकते हैं? अशोक जी, हम लोगों ने एक पंपलेट जारी किया था, उसमें जी। जो हमारे आयोजक लोग हैं, बनते लोग हैं, उनके सबके नंबर लगे हुए हैं। जी जी, वो मैं चला और दूंगा यहाँ पे ताकि लोगों को वो दिख जी, जाए। जी। और 9 तारीख तक हम लोग धम्मा लर्निंग सेंटर में बुला रहे हैं। जो हम्म। लोग भी हैं उनके रहने के उनके सारी चीज़ों को, उनके क्लासेस के सब सब हम लोग प्रबंध किए हुए हैं। और हम्म। दूसरा, हम लोग सारनाथ में 10 दिन का प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, बनारस में चारिका भी कर रहे हैं। जी। कैसे भिक्खु लोग प्रचार करते हैं, कैसे भी बुद्ध के समय में कैसे भिक्खु लोग प्रचार प्रसार करते थे, तथागत बुद्ध हम्म। कैसे करते थे, कैसे हम्म। वो लोगों के यहाँ डोर टू डोर जाते थे। हम्म। तो हम लोग उसी परंपरा को पुनर्जीवित कर रहे हैं। हम्म। इसलिए उपासकों का जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। जी। अभी वर्तमान में जो बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म है, उसको आप किस तरीके से भारत के संदर्भ में देखते हैं? अभी उसकी स्थिति क्या है? अशोक जी, भारत में बुद्ध धर्म बहुत मजबूत स्थिति में आ गया है। हम्म। भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, हम्म। राज्यों के कोई ऐसे मंडल नहीं है, मंडलों के कोई जिले नहीं है, जिलों की कोई तहसीलें नहीं है, तहसीलों के कोई ब्लॉक नहीं है, ब्लॉकों के कोई ग्राम सभा नहीं है। अब यहाँ तक कि कोई ग्राम में भी नहीं बचा जहाँ हमारे मतलब बौद्ध अनुयायी ने रह रहे हों, जहाँ डॉक्टर जी। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी ने रह रहे हों। तो बहुत हम्म। अच्छी स्थिति में बुद्धिज्म इस समय जा रहा है। और हम्म। बाबा साहब का कथन है कि 21वीं सदी बौद्धों की सदी होगी। हम्म। तो हम लोग देख अच्छा। रहे हैं कि जी। पूरे दुनिया में इस समय सबसे बहुत मजबूती के साथ बुद्धिज्म बढ़ रहा है। अभी जी। यूरोप के देशों में, अमेरिका के देशों में बुद्धिज्म बहुत तेजी के साथ आया है। हम्म। और भारत में भी जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और हम्म। जैसे जैसे साइंस बढ़ रहा है, तो बुद्धिज्म के लोग करीब आते जा रहे हैं। हम्म। अच्छा, एक लोगों में ये भ्रांति रहती है कि अगर हम बुद्धिज्म में जाते हैं, तमाम लोग, हमारे पास भी सवाल आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, तो जो एक लाभ मिलता है उनके रिजर्वेशन का, उसको लेके तमाम बातें अलग अलग तरीके से कही जाती है। वास्तविक स्थिति क्या है? नहीं, भारत सरकार का शासनादेश है, उत्तर प्रदेश सरकार का भी शासनादेश है, दो दो 2016 का है, 2012 का है। उसमें हम्म। मेंशन किया हुआ है कि अगर शेड्यूल कास्ट का कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म जी। अपनाता है तो उसकी सारी अनुमान सुविधाएं बरकरार रहेंगी। हम्म। महाराष्ट्र में वो लागू है, और लगभग सभी राज्यों में लागू है। और अगर कोई सामान्य जाति का या ओबीसी जाति का व्यक्ति बौद्ध धर्म अपनाता है तो उसे हम्म। अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा। जो जी। अल्पसंख्यकों को सुविधाएं मिलती है उनको मिलेंगी। ओके। आ, सर, आपके तमाम उपासक हैं, लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं, आप लगातार जो कार्यक्रम करते हैं उसमें लोगों की उपस्थिति भी देखने को मिलती है। एक व्यक्ति जो बुद्धिज्म से दूर है, फिर वो जब बुद्धिज्म से जुड़ता है, तथागत बुद्ध के विचारों से जुड़ता है, भंते जी लोगों के संपर्क में आता है, तो क्या उसके जीवन में बदलता हुआ महसूस किया है आप? सबसे पहले तो हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे जो दुख का कारण वो जीवन शैली है, हम्म। और आइडेंटिटी की लड़ाई है, पहचान की लड़ाई है। और हम्म। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ कि जो हिंदू धर्म है या जो हम्म। वैदिक व्यवस्था है, तो वैदिक व्यवस्था में जो 4 वर्ण है, तो चार हम्म। वर्णों में जो एक देश का बहुत बड़ा आबादी है वो या तो शूद्र है या तो अति शूद्र है। हम्म। तो अगर हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, अगर हम्म। आप अपने आप को हम सनातन, या जो आजकल सनातन चल रहा है या वैदिक परंपरा चल रहा, तो हम्म। अगर अपने आप को कहते हैं तो धार्मिक रूप से अपने आप को हम अपवित्र मान लेते हैं, हम्म। और सामाजिक रूप से अपने आप को नीच मान लेते हैं। हम्म। क्योंकि हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था के अनुसार इस देश का जो है पिछड़ा वर्ग, और इस देश का अनुसूचित जाति जनजाति, ये हम्म। उनके लिए जो है धार्मिक रूप से अपवित्र है हम्म। और सामाजिक रूप से नीच। हम्म। अगर हम बौद्ध धर्म अपनाते हैं
तो हम हम्म, सामाजिक रूप से जो है, धार्मिक रूप से न तो नीच कहे जाएंगे न हम्म, पवित्र कहे जाएंगे। तो सबसे बड़ी फायदा तो यही है कि हम्म, हम वो जो एक जो है, जो बहुत तिरस्कृत जीवन है उससे हम बच जाते हैं। और ये हम्म, बहुत आसान भी है। अभी कहा जाए कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारा आर्थिक स्थिति बदल जाएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। हम्म, बहुत लोगों ने आर्थिक स्थिति बदली है, हम्म, लेकिन उनकी जाति उनके पीछा कहाँ छोड़ी है। जी सही बात है, इसके कई आज प्रमाण सामने उनको, आ चुके हैं। हाँ बहुत सारे प्रमाण उनका प्रमाण होता ही है। और हम्म, आर्थिक रूप से बदलना थोड़ा कठिन भी है, जी, लेकिन धार्मिक रूप से बदलना, सामाजिक रूप से बदलना कठिन नहीं है। बस मन हम्म, बदलने की बात है। हम हम्म, आज मन बदलने की, हमें हिंदू रहना ही नहीं है हम्म, और कुछ भी करना नहीं, बस मन हम्म। बदलना है। हाँ और कल, इतना ही मन बदले तो फिर हम, जी, हमारा सामाजिक, जब हमारा हमें सामाजिक सम्मान मिलेगा, धार्मिक सम्मान मिलेगा, तो हम्म, आर्थिक रूप से तो हम बदल ही लेंगे अपने आप को। हम्म, लेकिन अगर हम अपने आप को आर्थिक रूप से बदल लें, और अगर हम्म, हमें सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से हम अपमानित होते रहे देश में, हम्म, तो फिर उस वो जो है पूंजीवाद का कोई बहुत हम्म, ज्यादा मतलब नहीं मुझे समझ में आता है। हम्म। अच्छा सर, मैं बहुत राजनीति में नहीं जाऊंगा, लेकिन कल संसद में राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लगातार बात कर रहे थे, धर्मों की बात कर रहे थे, बुद्धिज्म की भी बात की उन्होंने, अभय मुद्रा की बात की उन्होंने। अभय मुद्रा बुद्धिज्म में क्या कहता है? क्या आप इस बारे में कुछ हाँ बताएंगे? देखिए, मैं राहुल जी पे कोई विशेष टीका टिप्पणी तो नहीं करूंगा। हम्म, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आदर्शों की बात करना, आदर्शों आदर्शों के जीवन में उतारना एक अलग इशू है। हम्म, और जो लोग आज संविधान की बात, मतलब संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, हम्म, और संविधान तो संविधान को मतलब दिक्कत कौन कर रहा है, संविधान किससे खतरे में जाता है, संविधान को कौन मिटाना चाहता है, संविधान का विरोध कौन करता है, तो ब्राह्मणवाद है। हम्म, इस देश का ओबीसी उसका विरोध नहीं करा, इस देश का माइनॉरिटी विरोध नहीं करा, मुसलमान नहीं करा, बौद्ध नहीं करा, सिख नहीं करा, जैन नहीं हम्म, करा, संविधान के कोई विरोध में नहीं है। अगर कोई विरोध में है तो ब्राह्मणवाद है। तो जी, ये अगर ब्राह्मण संविधान बचाना चाहते तो ब्राह्मणवाद को छोड़ करके आइए। हम्म, तो जितने भी ये, नेता इस समय संविधान बचा रहे हैं सब ब्राह्मणवाद के चंगुल में हैं। वो हम्म, एक बुद्धिज्म की बात करते हैं, फिर अगले दिन जा करके वो जो है वो शंकराचार्य का पैर पकड़ करके आते हैं। हम्म, आज वो बुद्धिज्म की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, फिर जा करके वो मंदिर दर्शन की बात करके आते हैं। दोनों चीजें एक तो साथ नहीं चरित्र चलती। नहीं लोगों के पास, अगर अगर नैतिक आपको, चरित्र। अगर आपकी ईमानदारी से बदलाव करना है, तो कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा फर्क है। और उससे एक तरह से राजनीतिक लाभ है। हम्म, और हम्म, राजनीतिक लाभ लेने के लिए बुद्धिज्म का नाम ले रहे हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। लेकिन हम्म, बाबा साहब का मतलब अम्बेडकरवाद है। हम्म, अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद दो ही विचारधाराएं हैं, दोनों एक साथ थोड़ी हम्म, चल सकती है। नहीं चल सकते, आपको बिल्कुल। या तो अम्बेडकरवाद के साथ आना है, या तो ब्राह्मणवाद के साथ जाना है। तो आप ब्राह्मणवाद छोड़ नहीं रहे, अम्बेडकरवाद की बात कर रहे हैं। हम्म, जी, ये राजनीति है, चलती रहेगी। सर, आपने एक सूचना साझा की थी कि जो मिर्जापुर है वहाँ के चुनार तहसील में एक बहुत बड़ी जमीन ली है, जो सारनाथ महाविहार धम्म शिक्षण समिति है उसके नाम से, उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। उसके उसको लेके क्या योजना है? वो जमीन क्यों ली गई है? क्या प्लान है? अ, अशोक जी, सारनाथ में हम लोग धमा लर्निंग सेंटर बनाए हुए हैं। जी, और धमा लर्निंग सेंटर अब छोटा पड़ने लगा है। हम्म, और शुरू से भी मेरा मत रहा है कि नालंदा की जो परंपरा है उसे हम्म, पुनर्जीवित करना है। तो धमा हम्म, लर्निंग सेंटर में हमारे बहुत सारे भंते जी लोग हैं, जो यहाँ के बेसिक जो एजुकेशन, जो मतलब स्कूल हैं वहाँ जाते हैं। और हम्म, स्कूलों से लेकर के विश्वविद्यालय जा रहे हैं, बीएचयू तक लोग जा रहे हैं। तो हम्म, हमें अभी शैक्षणिक संस्थानों की बहुत जरूरत है, और मैं महसूस करता हूँ कि हमें नालंदा की परंपरा को पुनर्जीवित करना है। हम्म, तो एक बड़ा एजुकेशन हब बनाने के लिए मैंने मिर्जापुर का जो जमीन है उसको लिया है। और जी, अभी खैर और जमीनों के हम तलाश में हैं। जैसे हम्म, जैसे हमारी जमीनें और बढ़ जाएंगी, जब हमारे पास कुछ हम्म। बड़ी और जमीनें हो जाएंगी, तो हम लोग एक बड़ा एजुकेशन सेंटर उसमें डेवलप करेंगे। सर, एक बहुत बड़ा वर्ग ये भी है कि जो अम्बेडकरिज्म को मानता है, फॉलो करता है, बुद्धिज्म को भी मन के किसी कोने में मानता है, लेकिन उसको जीता नहीं है सामने से आके। तो ये जो हिचक है, थोड़ी सी, थोड़ा सा एक रोक है, उसकी वजह क्या मानते हैं आप, और उसमें क्या होना चाहिए? अशोक जी, ऐसे लोगों यदि के लिए कोई क्या व्यक्ति संदेश देंगे? यदि कोई व्यक्ति अपने आप को अम्बेडकरवादी कहता है,
जी। लेकिन वह हिंदू धर्म के सारे उनके रिचुअल्स को सेलिब्रेट करता है। हम्म। उनके उनके संस्कारों को, उनके उनके त्योहारों को अपने जीवन में लागू करता है। जी। तो मैं उसे अम्बेडकरवादी नहीं, मनवादी ही मानता हूँ। हम्म। और फिर वो मनवादी है अगर वो हिंदू धर्म को उनके संस्कारों को सेलिब्रेट करता है, तो ब्राह्मणवादी ही है। जी। अब कई वो त्योहारों। मूल्यांकन करना पड़ेगा, फिर व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करना पड़ेगा कि हम अम्बेडकर की बात करते हैं और जो हम्म। ब्राह्मणवाद है उसको हम सेलिब्रेट भी करते हैं। तो कहीं हम्म। ना कहीं चिंतन करना है ऐसे लोगों को। जी। और जो ब्राह्मणवाद को सेलिब्रेट करता हो तो फिर ब्राह्मणवादी हो गया, फिर अम्बेडकरवादी कैसे हो जाएगा। हम्म। अच्छा, कई त्योहारों को लेके अलग अलग चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। जब दीपावली आती है, दीपोत्सव आता है, और इस तरह के तमाम कुछ है त्योहार जिसको लेके जब भी आता है, एक जो बुद्धिज्म अम्बेडकरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं उनके बीच में एक संघर्ष शुरू हो जाता है क्या नहीं इसको लेके। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ कि अगर हम बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं तो हमारे त्योहार कौन कौन से हैं? और राहुल जी, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को जो है मैं उसको आगे रखता हूँ। और मैं कहूँगा जी कि जो लोग बुद्धिज्म में आ रहे हैं या जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को जरूर मतलब अपने उसके आचरण में लेकर के आवे। और हम्म। अगर हमें सेलिब्रेट करना है हमें अपने पर्व त्योहारों को, तो हम्म। बुद्ध पूर्णिमा हमारा बहुत बड़ा एक सबसे बड़ा महापर्व है, पूरी त्योहार। दुनिया में होती है। और हम्म। जिस तरह से आप दीपावली मनाते हैं, बेहतर है कि आप बुद्ध पूर्णिमा उसी तरह से सेलिब्रेट कर लीजिए। हम्म। आपका 14 अप्रैल बहुत महत्वपूर्ण है, अशोक विजयदशमी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म। इस तरह से हमारे पास जो है हमारे जो महापुरुष जो है, दलितों और पिछड़ों में जो बहुजन समाज महापुरुष में साहू फूले की जयंती हम सेलिब्रेट करें। हम गुरु रविदास जी की, सतगुरु कबीर साहब की जयंती सेलिब्रेट करें। ये हम्म। सब हमारे तो त्योहार ही हैं। तो हमें, हम्म। हमारे पास इतना रिच संस्कृति है। हमारे हम्म। पास इतने हर महीने हमारे अपने पर्व हैं। हम्म। हमारे हर महीने कोई न कोई महापुरुष आया है, किसी का जन्म हुआ, किसी का परिनिर्वाण हुआ है। हम्म। तो हमारे पास समय ही कहाँ है सही बात। सेलिब्रेट करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो 10 तारीख से 22 तारीख तक मैं दर्शकों को बता दूं कि अ, वाराणसी, जिसे काशी भी कहते हैं, वहाँ सारनाथ में कार्यक्रम हो रहा है प्रज्ञा संस्कार का। और 9 तारीख रजिस्ट्रेशन कब तक करवा सकते हैं सर? हाँ, 9 9 तारीख। तारीख को रजिस्ट्रेशन लास्ट 9 है। तारीख तक लास्ट रजिस्ट्रेशन है। तो हम अपने स्क्रीन पे तमाम डिटेल्स शेयर कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर है दिए गए उस पर संपर्क करिए। और जैसा कि बंते जी ने बताया, तमाम बातें कही, तमाम जो एक भ्रांति है रिजर्वेशन को लेकर और तमाम चीजों को उसको क्लियर किया, उससे तमाम बातें कहीं ना कहीं साफ हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप लास्ट धन्यवाद में कुछ अशोक जी। जोड़ना जोड़ना चाहते हैं दर्शकों से तो आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। हाँ, अशोक जी, मैं आप और आपके सभी सभी दर्शकों के लिए मंगल कामना करता हूँ। ये तथागत बुद्ध की धरती है, और मैं मंगल कामना करता हूँ सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु हो। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सारनाथ में भारत का इकलौता बुद्ध विहार जो है वो धम्मा लर्निंग सेंटर है, जो जिसको जो संचालित करते हैं बंते चंद्रमा जी, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। तो आप कभी भी सारनाथ जाइए तो बिल्कुल सारनाथ जो मुख्य मंदिर है वहां पे, और जो सारनाथ स्टेशन है बिल्कुल वहां से 2 किलोमीटर की तकरीबन दूरी पे धम्मा लर्निंग सेंटर है, वहां पे जरूर जाइए। और आ, हम भारतीयों का जो बौद्ध विहार है वो काफी गौरवशाली है, और वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं और सारनाथ में बुद्धिज्म को महसूस कर सकते हैं। और जो निश्चित तौर पे जब हम अपने बुद्ध विहार में जाते हैं तो और भी कई चीजें जानने को समझने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय भीम, ओम धन्यवाद बुद्ध। अशोक जी। और यहाँ सेंटर में अगर कोई आता है, उनके रहने वहने की सारी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। तो जी। कभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहीं से भी आवे और यहाँ सुखपूर्वक निवास करे। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।